लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में ये हम लोगों ने देखा हुआ था कि अगर हमको 4 पॉइंट दिए गए हैं और 4 पॉइंट में पता करना है कि ये लोग किस ज्योमेट्री को यानी क्वाड्रिलेटरल की दुनिया में ये किसको बना रहे हैं, स्क्वायर को बना रहे हैं या रेक्टेंगल बना रहे हैं या रोम्बस है और या फिर ये पैरेललोग्राम है। तो ये चेक करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोसीजर का इस्तेमाल किया था। कहा गया था कि अगर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, मिड पॉइंट को चेक कीजिए। अगर मिड पॉइंट डिफरेंट आते हैं तो सीधे इनकार कर दीजिए। जो पूछी जा रही है ये क्वाड्रिलेटरल के परिवार में इस 4 में से कोई भी मेंबर नहीं हो सकता, कोई और मेंबर होगा आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज। लेकिन मिड पॉइंट को चेक करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि जो मिड पॉइंट आ रहे हैं वो मिड पॉइंट सेम टू सेम आ रहे हैं, तो ऐसे केस में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है। अब अगला काम हमारा होता था डायगोनल को चेक करने का। डायगोनल को चेक किया जाता था, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो इस 4 पॉसिबिलिटीज में से इक्वल डायगोनल में या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। अगर डायगोनल अनइक्वल आ गए तो या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर रोम्बस होगा। अगला काम, अगर डायगोनल इक्वल थे तो हम लोग कहते थे अब हम साइड्स को चेक करेंगे। अगर चारों साइड सेम आ गई तो स्क्वायर होगा और अगर साइड डिफरेंट आ गई तो रेक्टेंगल। याद रखने की बात यह है, जो इसका की पॉइंट है वो की पॉइंट यही होता है। पहली बात, मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। मिड पॉइंट सेम होने के साथ साथ डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आ जाए। डायगोनल की लेंथ इक्वल आने के साथ साथ साइड की भी लेंथ इक्वल आ जाए तो स्क्वायर होगा। मिड पॉइंट सेम हो जाए, सेम मिड पॉइंट के साथ डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ जाए और लेकिन साइड्स कैसी हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ये रेक्टेंगल होगा। इसी तरीके से डायगोनल को चेक करने पर अगर अनइक्वल डायगोनल मिले तो या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। अब इसके बाद चेक करते थे हम साइड, अगर सेम साइड आई तो रोम्बस कहलाएगा और अगर डिफरेंट साइड आई तो पैरेललोग्राम होगा। इतनी बातें हम लोगों ने की हुई थी इस प्रोसीजर से चलते हुए। इसके अलावा भी हमारे पास रास्ता होता है कि हम डायगोनल के बीच बने हुए एंगल को कंसीडर करते हुए, डायगोनल के बीच जो एंगल बना है इस एंगल को कंसीडर करते हुए भी हम ये बता सकते हैं कि इन 4 में से कौन सा केस हमारे पास है। ठीक, एक हम उसका एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। पहले थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और, ये आर्टिकल आएगा आगे लेकिन हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर ले रहे हैं। नॉर्मली ये आमतौर पर सबको याद रहता है, इसीलिए जैसे अगर कोई लाइन दी गई है और ये लाइन पास होती है x1, y1 से और दूसरा पॉइंट है x2, y2। कोई अगर हमसे इसका स्लोप निकालने को कहे, ठीक, तो हम कहेंगे इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि अब हम एंगल के थ्रू होकर के जाने वाले हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, कोई भी का मतलब जैसे ये जो 4 केस अपने होने वाले हैं, इस अपने 4 केस में से डायगोनल के लिए केवल और केवल 2 बातें हो सकती हैं। या तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे और या तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट नहीं करेंगे। इन्हीं दोनों बातों से हो करके ये हमारे 4 केसेस गुजरते हैं। तो एक तो साइड का मामला है, साइड्स को चेक करना पड़ेगा। दूसरा, अब की बार हम ये कहने चल रहे हैं कि हम डायगोनल के बीच के एंगल के π/2 होने पर और π/2 नहीं होने पर भी डिसीजन ले सकते हैं कि ये स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल में से क्या हो सकता है। ये बात हम मान करके चल रहे हैं कि अभी याद है, हालांकि इसको जैसे स्ट्रेट लाइन वाले हिस्से में पहुंचेंगे इस बात को बाकायदा डीप थ्योरी के साथ लिखा जाएगा। अभी हम इसका एक रफली आइडिया केवल दे दे रहे हैं बस। ये फिगर कॉर्नर पे यहीं पर बनाते हैं। ये पॉइंट दिया गया है हमको x1, y1 और लाइन दूसरे पॉइंट से होकर के गुजरती है, वो पॉइंट है x2, y2। लिखते हैं इसके बारे में, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू slope of line passing through
पॉइंट कैपिटल ए हम ले रहे हैं, इसे कैपिटल ए कह देते हैं, इसे कैपिटल बी कह देते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड कैपिटल बी x2, y2। इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजरने वाली ये जो लाइन है, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप दिया जाता है इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकल करके आए। अब हम बात करते हैं इसका इस्तेमाल करके क्वाड्रिलेटरल को किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि चार में से कौन सा केस हो सकता है। अगली बात हम यहाँ पर लिखें, जैसे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया जाता है, इसे ये ना समझा जाए कि ये स्क्वायर बना है, पैरेललोग्राम, ये कुछ भी, बस ऐसा एक शेप हमने बना दिया है। ठीक, इसका पॉइंट दिया गया है, चार वर्टेक्स इसके पास मौजूद। पहला वर्टेक्स हमें दिया जाता है कैपिटल ए x1, y1, दूसरा वर्टेक्स कैपिटल बी x2, y2, तीसरा वर्टेक्स कैपिटल सी x3, y3, चौथा वर्टेक्स डी x4, y4। ये रहा। डायगोनल हम मिलाते हैं इसके, एक डायगोनल हमारे पास आया BD और दूसरा डायगोनल हमारे पास आता है AC। पहला डायगोनल BD, दूसरा डायगोनल AC। इसके बारे में लिखते हैं, इफ बी आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ बी आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया जाता है देन अब हम पहले वाले डायगोनल का स्लोप निकालते हैं, इसे m1 नाम देते हैं। दूसरे डायगोनल का स्लोप निकालते हैं, इसे m2 नाम देते हैं। देन स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC m1 इज इक्वल फॉर्मूला यही अप्लाई करते हैं। AC पर जा रहे हैं तो इसका मतलब y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। ये पहले डायगोनल AC का स्लोप निकल करके आया। इसी तरीके से दूसरे डायगोनल BD का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ BD इज इक्वल टू m2 एंड दिस इज इक्वल टू BD का स्लोप y4 माइनस y2 अपॉन x4 माइनस x2, y4 माइनस y2 अपॉन x4 माइनस x2। ये पहले डायगोनल का AC का स्लोप m1 आया, फिर दूसरे डायगोनल BD का स्लोप हमने m2 निकाल लिया। अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी या तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और या तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। दोनों ही केस हम लेकर के चल रहे हैं। देखते हैं, इफ डायगोनल AC परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD, इफ AC परपेंडिकुलर टू BD, मेरे ख्याल से ये बात सबको याद होगी, आगे इसके डिस्कशन में ये बातें आएंगी, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर इसका केवल एक छोटा सा इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। अगर AC और BD आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें पता है जिस दिन दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं उस दिन उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो हम m1 पा चुके हैं, m2 पा चुके हैं। अगर m1 इंटू m2 करने पर -1 आया तो एक बात तय है कि डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है, और अगर ये -1 नहीं आया तो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। इसी बात को हम लिख रहे हैं, इफ AC परपेंडिकुलर टू BD दिस इंप्लाइज दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। पहली बात। इसी तरीके से अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तब का, इफ AC is not perpendicular to BD this implies that m1 into m2 does not equal to -1। ये रहा।
यहीं पर लिख देते हैं। सो बी कैन चेक, सो बी कैन चेक, सो बी कैन चेक एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, एंगल बिटवीन डायगोनल्स। इसलिए हम डायगोनल के बीच बने हुए एंगल से भी इस बात को चेक कर सकते हैं कि हमारे चार में से कौन सा केस होने वाला है। अब कब डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे और कब डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो जो केस बनेगा उस केस को हम यहां पर लिख दे रहे हैं। अगर डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर हुए तो हमें पता है कि जो चार केस हम लेकर के चल रहे हैं, इस चार केस में केवल एक रोम्बस और एक स्क्वायर ही दो ऐसे शेप होते हैं। जो चार केस हम लेकर के चल रहे हैं, हमने लिया रोम्बस, इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर को चेक करना है, पैरेललोग्राम को चेक करना है और रेक्टेंगल को चेक करना है। ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, इन दोनों के केस में डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट नहीं करते हैं। लेकिन चाहे रोम्बस की बात की जाए चाहे स्क्वायर की, इन दोनों ही केसेस में डायगोनल के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यानी हमने इसको चेक किया और इसे चेक करने के बाद अगर हमको मिलता है कि m1 × m2 = -1 आया, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये दो पॉसिबिलिटीज नदारद हो चुकी हैं। अब या तो रोम्बस होगा और या तो स्क्वायर होगा। हमें केवल इन दोनों को चेक करना है और इन दोनों को चेक करने के लिए अब हम साइड का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ से कंफर्मेशन प्रूफ है, इस बात को लिख रहे हैं, स्टार करके लिखेंगे। पहली बात, इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, अगर डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, देन इट मे बी रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर। तब या तो ये रोम्बस होगा और या फिर ये स्क्वायर होगा। ऑब्वियस सी बात है, दो पॉसिबिलिटीज इधर निकल गई, तो जिस दिन ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे उस दिन अगली बची हुई दो पॉसिबिलिटीज इस्तेमाल में आ जाएंगी। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, क्योंकि एक पॉइंट है परपेंडिकुलर का, तो दूसरा अदरवाइज करके लिख देते हैं। अदरवाइज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। चेक करने का ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका बाकायदा जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर के आधार पर चलते हुए, दूसरा तरीका उससे थोड़ा सा हटकर है जिसमें स्लोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, स्लोप निकालना हम लोग जानते हैं पहले से भी। बाय द वे, अगर किसी को इसमें दिक्कत होगी तो बिल्कुल इसमें अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर में एंट्री करेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये पूरा बिहेवियर स्ट्रेट लाइन का होगा कि उस लाइन का स्लोप क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक न्यूमेरिकल हम करके दिखा रहे हैं इस पर। प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है, find midpoint of AC and BD, AC and BD। पहला काम तो हमें ये करना है कि जो दो डायगोनल बन रहे हैं AC और BD, उन डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक, वेयर, जहां पर अब हमें ये वर्टेक्स दिए जा रहे हैं, वेयर पहला वर्टेक्स हमें कैपिटल A दिया गया है 0 0, पहला वर्टेक्स 0 0, दूसरा वर्टेक्स हमको कैपिटल B दिया गया है
3,0। तीसरा वर्टेक्स C दिया गया है 3,4 और चौथा वर्टेक्स कैपिटल D 0,4। पहला काम तो काफी आसान है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD वेयर कैपिटल A, B, C एंड D आर गिवन एंड आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। मिड पॉइंट का भी हम लोगों ने फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, हालांकि जैसे लाइन में एंट्री करेंगे तो ये कुछ ऐसा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इनिशियल स्टेज में, इसको एक पुनरावृत्ति के तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है जो हम लोग इंटर में बेसिकली जान रहे होते हैं। लेकिन हम लोग जब लाइन में जाएंगे तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सिस्टमैटिक 1 बाई 1 लिख लेंगे। अभी की तारीख में हम केवल उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये अगर दिया गया, पहला पॉइंट हमको दिया जाता है x1, y1, दूसरा पॉइंट हमें दिया जाता है x2, y2। तो जिनको नहीं पता है केवल उनके लिए, हालांकि ये बात बेईमानी है कहना कि जिसको नहीं पता है, ये बातें सबको पता होंगी। ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और अगला y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने चल रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, सिंपल सा AC के बीच का निकाल रहे हैं तो इधर से एक हाथ पर हमारे A है और दूसरे पर C है। x1 यानी 0 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हमको मिल चुका है 3 बाई 2, 2 मिड पॉइंट ऑफ AC। अगली बात देखते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD के पास आते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक बार फिर से हमको वही मिड पॉइंट मिलता है 3 बाई 2, 2, यानी जो दोनों डायगोनल निकल करके आए, पहला डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल BD, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम है। ये पहली बार सेम मिड पॉइंट, सेम मिड पॉइंट। अगला काम होगा डायगोनल को चेक करने का। नाउ चेक डायगोनल, नाउ चेक डायगोनल। डायगोनल को चेक करने के लिए हम डायगोनल की लेंथ को निकालते हैं कि क्या दोनों भी डायगोनल की लेंथ आपस में एक बराबर है या डिफरेंट है। देखते हैं, पहले डायगोनल की लेंथ ऑफ AC, ये मॉड का साइन है, मॉड का साइन की तरह लग रहा है, ये लेंथ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू, दो पॉइंट के बीच की दूरी का फार्मूला ऑलरेडी हो चुका है, सामने A पड़ा है, इधर C पड़ा है, ठीक। x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 16 9 25 और 55 25, ये हो गया 5। अगला लेंथ ऑफ BD निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू अंडर रूट BD 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से वही बात, दिस इज इक्वल टू अगेन 5। यानी पहली बात तो हमें मिड पॉइंट सेम टू सेम मिल गया, दूसरी बात हमें डायगोनल की लेंथ भी आपस में कैसे मिल गई, एक बराबर मिल गई। लिख देते हैं सेम। दो बातें अभी तक हमारे फेवर में चल रही हैं।
पहला मिड पॉइंट सेम टू सेम, दूसरा डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल आ रही है। और डायगोनल की लेंथ अगर आपस में इक्वल आती है, या सेम की बजाय हम इसको इक्वल लेंथ लिख सकते हैं, इक्वल लेंथ। जिस दिन लेंथ इक्वल होती है उस दिन अगर पीछे पलट करके उस प्रोसीजर को देखो जो फिगर बना हुआ था, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं इक्वल लेंथ पर। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो या तो ये बात स्क्वायर में होती है या ये बात रेक्टेंगल में होती है। तो यहां पर लिख देते हैं स्क्वायर और अथवा रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये दो केस और क्लियर हो गए। मतलब दो पॉसिबिलिटीज तो हट करके किनारे हो गई, ना पैरेललोग्राम होगा ना रोम्बस होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम अपना ट्रैक चेंज करते हैं और यहां से हम स्लोप का इस्तेमाल कर लेते हैं। लिखते हैं नाउ फॉर एसी, यानी पहले डायगोनल एसी के लिए हम स्लोप निकाल रहे हैं। एसी के लिए स्लोप अगर निकालें तो इसका स्लोप m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। एसी चेक करते हैं, AC y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4/3। इसी तरीके से फॉर BD m2 इज इक्वल टू, m2 का हाल देखते हैं, BD B यहां मौजूद, D यहां, 4 माइनस 3, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, y2 माइनस y, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। और हमको साफ पता चल रहा है अगर हम m1 इंटू m2 करें तो हमें -1 मिलने वाला नहीं है। पहली बात लिख देते हैं इस बात को। दिस इंप्लाइज दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 4 चौक 16 3 त्रिक 9 यानी 16/9 माइनस 16 अपॉन 9 एंड दिस डज नॉट इक्वल टू -1। जिस दिन दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 नहीं आया, एक बात कंफर्म हो गई कि आज की तारीख में डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। लिख देते हैं दिस इंप्लाइज दैट AC इज नॉट परपेंडिकुलर टू BD। और डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं रेक्टेंगल की दुनिया में। इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है बल्कि एक रेक्टेंगल है। दिस इंप्लाइज दैट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नोट करने से फटाफट। एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये बात तय है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आएगा ही आएगा। इस चीज पे एक बार सब लोग अपना अपना दिमाग चलाएं। हम ये बात कह रहे हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये और ये, ठीक, तो एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। 1 मिनट का टाइम इसे सोच करके हम लोग अपने दिमाग में रखो कि क्या दो लाइन के परपेंडिकुलर होने पर हमेशा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आएगा या नहीं आएगा। ये तो हम जानते हैं कि अगर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, एक बात ये कंफर्म है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो ऐसे केस में हम इस बात की गारंटी देते हैं कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या हम इस बात की भी गारंटी देते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। जिनका जवाब हाँ है उन लोगों के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है और जिनका जवाब ना है उन लोगों के आंसर सही है। चेक करके हम देखते हैं इसको।
अपने अपने दिमाग में x एक्सिस और y एक्सिस को सोचो। x एक्सिस और y एक्सिस को देखने पर ये कंडीशन ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे ये लिया हमने, ये हमारे पास x एक्सिस है और इधर हमारे पास ये y एक्सिस है। हमें पता है कि x एक्सिस y एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हम x एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट तो हमने यही ओरिजिन ले लिया 0 0। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, 0। इसी तरीके से y एक्सिस पर पहला पॉइंट 0 0 और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 0, 4। चेक करते हैं दोनों के लिए स्लोप कितना आता है, m1। अच्छा, स्लोप के बारे में हम एक बात कहते हैं। स्लोप जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जैसे किसी लाइन को दिया गया, ये लाइन AB है, तो अगर किसी ने इस लाइन का स्लोप मांगा है तो इसका मतलब उसने उस एंगल की डिमांड की हुई है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल फॉर्म करती है, उसका tan ले लेना है। हमें पता है m = tan थीटा, ये हमारा स्लोप होता है। ठीक, तो कोई लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाती है उसका tan ही उस लाइन का स्लोप कहलाता है। इसी बात को अगर देखा जाए तो x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है, या फिर भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। x एक्सिस के लिए m1 होगा y2 - y1 0 - 0 अपॉन x2 - x1 4 - 0, कुछ भी हो दैट इज इक्वल टू 0/4, दिस इज इक्वल टू 0। यानी x एक्सिस के लिए m1 की वैल्यू 0 आती है। y एक्सिस पर आते हैं, m2 इज इक्वल टू y2 - y1 यानी 4 - 0 अपॉन x2 - x1 0 - 0। कंफर्म है, इसके लिए m2 इज इक्वल टू इंफिनिटी बैठेगा। रीजन, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल फॉर्म किया, 90 डिग्री का, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी। जबकि x एक्सिस खुद हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल पर ही कोई एंगल नहीं बल्कि एंगल कितने का बना, 0 का बना, तो tan 0 की वैल्यू 0। तो इसके लिए tan 0, इसके लिए tan 90, tan 0 into tan 90 यानी m1 into m2 इज इक्वल टू 0 गुणे इंफिनिटी का फॉर्म। ये m1 into m2 इज इक्वल टू 0 गुणे इंफिनिटी, यानी आज की तारीख में दिस डज नॉट इक्वल टू -1, जबकि लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक बात तो तय होती है कि अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1 आए, ये कोई जरूरी नहीं है। जबकि अगर m1 into m2 इज इक्वल टू -1 आ रहा है तो कंफर्म है कि लाइन एक दूसरे की कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। लाइन का परपेंडिकुलर होना इसकी गारंटी नहीं है। पहली बात, लाइन का परपेंडिकुलर होना इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये होना लाइन के परपेंडिकुलर होने की गारंटी है। शुरुआत करते हैं इसी बात को, इसको हम लिख दे रहे हैं पहले। Note that if two lines are perpendicular, स्टार करके लिखते हैं, if two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, two lines are perpendicular to each other, then m1 into m2 is equal to -1 is not necessary। ये जरूरी नहीं है कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो m1 into m2 is equal to -1 आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। if two lines are perpendicular to each other then m1 into m2 is equal to -1 is not necessary, is not necessary, but if m1 into m2 is equal to -1 is equal to -1 then lines must be perpendicular to each other, lines must be perpendicular to each other,
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब तक की। लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आए, लेकिन अगर स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है तो कंफर्म है लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी ही होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर इसी बात को x एक्सिस y एक्सिस का नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल x एक्सिस y एक्सिस खुद ले रहे हैं, x एक्सिस y एक्सिस, दोनों एक्सिस हमारे पास मौजूद हैं। हमें पता है x एक्सिस के लिए अगर किसी ने स्लोप मांगा तो स्लोप का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ x का बनाया हुआ एंगल m1 इज इक्वल टू 0, सॉरी बनाए हुए एंगल का tan। और इसी तरह से इनके लिए m2 की बात करें तो m2 का मतलब y एक्सिस का हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए हुए एंगल का tan, यानी m2 इज इक्वल टू tan 90 एंड tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। आज की तारीख में हियर x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, बट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 गुणे इंफिनिटी एंड दिस डज नॉट इक्वल टू -1। पहली बात, ये सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है। दूसरे में कुछ नहीं, हम x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 0 0 और ये पॉइंट हमारे पास हो गया 4 0। y एक्सिस पर देख लेते हैं। y एक्सिस पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान लिया इसको हम लेते हैं 0,4 ले लिया, ठीक। तो अब एक चीज गौर करने की बात है, x एक्सिस पर 4 चले, y पर 4, तो x पर 4 और y पर 4, तो यहाँ ये सामने जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा 4,4। और गौर करें तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये line this and line this both are perpendicular to each other। अब फिर ध्यान, इस लाइन को अगर गौर करें तो ये लाइन ये पैरेलल है x एक्सिस के, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन का एंगल भी कितना 0, और उसका tan लिया जाए तो m2 अगर हम यहां से निकालें इसका, तो यहां पर m2 इज इक्वल टू tan 0 और tan 0 की वैल्यू अगेन 0, m2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए अगर हम m1 करें तो m1 हमें कितना मिलेगा, m1 इज इक्वल टू, सॉरी इसके लिए है, इस हिस्से के लिए तो ये परपेंडिकुलर है, यानी दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये एंगल अपने पास हुआ 90 और tan 90 वापस कितना है इंफिनिटी, ये का है। ये हम काम कर रहे हैं इस पर और इस पर, इनके लिए हमने कैलकुलेट किया है m2 और इनके लिए कैलकुलेट किया है m1। और आज की तारीख में लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, बट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू इंफिनिटी गुणे 0 डज नॉट इक्वल टू -1। दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेना। हम वापस दोहरा रहे हैं, ये बात दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 -1 आए, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर m1 इंटू m2 -1 आ रहा है तो कंफर्म है कि लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी ही होंगी। अगला न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, अगली प्रॉब्लम है पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं। पहला कैपिटल P गिवन कैपिटल P
पहला पॉइंट 1,2 कैपिटल क्यू, सेकेंड पॉइंट में दिया गया 4,5 पी क्यू आर में दिया गया है 0,3 तीन पॉइंट हमें दिए गए हैं, कैपिटल पी 1,2 कैपिटल क्यू 4,5 कैपिटल आर 0,3। तीन वर्टेक्स पता है, चौथे वर्टेक्स को डिमांड की जा रही है कि आप चौथा वर्टेक्स निकाल करके बताइए क्या होगा। फाइंड द फोर्थ पॉइंट, फाइंड द फोर्थ पॉइंट चौथा पॉइंट निकालिए। लेकिन चौथे पॉइंट को निकालते वक्त एक बात की शर्त थोप दी गई है, उस शर्त को देखते हैं। फाइंड द फोर्थ पॉइंट सच दैट, फोर्थ पॉइंट कैपिटल एस, सच दैट, आप चौथा पॉइंट कैपिटल एस निकालिए, लेकिन शर्त है आप चौथा पॉइंट इस तरीके से निकालिए सच दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इन स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस और पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने आपको 3 पॉइंट दे दिए पी क्यू आर और हम आपसे चौथे पॉइंट कैपिटल एस की डिमांड करते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप चौथे पॉइंट को जब निकालिए तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपका जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस पॉइंट के आने के बाद वो एक शर्त को फॉलो करे कि वो इन 4 में से कोई एक हो। हमें ये नहीं कहना है कि वो स्क्वायर ही हो, हमें ये भी नहीं कहना कि वो रेक्टेंगल ही हो, यानी हमें ये नहीं पता करना कि इनमें से वो एग्जैक्टली कौन होगा, लेकिन हमें ये कहना है कि वो कंफर्म है कि वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, चाहे स्क्वायर होगा, चाहे रेक्टेंगल होगा, चाहे रोम्बस होगा, चाहे पैरेललोग्राम, लेकिन होगा इन्हीं 4 केस में से एक। इस केस के बाहर का किस्सा नहीं होना चाहिए। शुरुआत करते हैं इसे सॉल्व करने की। सॉल्यूशन, जो हम लोगों ने खाका खींचा हुआ था कि मतलब इन चारों केस में से कैसे पता करते हैं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल किस हिस्से में है, अगर उसमें हम एक चीज लौट करके देखें तो वहां एक बात कॉमन दिखाई देती है सबके लिए। उस फिगर को अगर याद किया जाए तो उस फिगर में चेक मिड पॉइंट था और उसके जस्ट बाद का यानी सबसे पहला किस्सा होता था चेक मिड पॉइंट, पहली बात। और चेक मिड पॉइंट्स के तुरंत बाद हम लोगों ने यहां से 2 ब्रांचेस तोड़ी थी। एक ब्रांच थी अगर मिड पॉइंट डिफरेंट है तो इन चारों केस में से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर मिड पॉइंट सेम है, सेम मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के सेम होते ही ये 4 दरवाजे खुल जाते हैं कि स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। सेम यही कंडीशन हमको यहां पर अप्लाई करनी है। इसका फिगर कुछ ऐसा है, ये पॉइंट हमको कैपिटल पी दिया गया है, पी क्यू आर एस, ये हमें नहीं पता, ये एच के है, हम पी क्यू क्यू आर एस एस पी, ये 4 साइड हमारे पास होगी। हम एक ही काम करेंगे, हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है, हमें इसके भी कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके हमने अपनी मर्जी से एच कॉमा के मान लिए। पहला काम तो ये करते हैं, हम इस डायगोनल को मिला देते हैं। अब अगर गौर करें तो हम पहले डायगोनल पी आर का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। चूंकि हमें पी कंफर्म पता है, हमें आर कंफर्म पता है, इसलिए ये मिड पॉइंट हमको कंफर्म पता होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम Q और S को पता करते हैं, सॉरी Q और S का मिड पॉइंट पता करते हैं। तो अगर ये इन 4 केस में से कोई ना होता तो ये मिड पॉइंट डिफरेंट होता, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि आप S को इस तरीके से निकालिए कि वो इन्हीं 4 में से कोई एक हो। तो एक मिड पॉइंट हमें कंफर्म पता है इनकी वजह से, और दूसरा मिड पॉइंट H और K के फॉर्म में आ रहा है। अगर इसको इस 4 केस में से सेम होना है तो दोनों मिड पॉइंट को सेम होना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करके हम H और K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। शुरुआत करते हैं लगाने की।
पॉइंट को फिगर हम बिना मतलब को मिटा दिए, फिगर बना लेना इसे। ये पॉइंट कैपिटल पी दिया गया है 1,2, कैपिटल क्यू ये हमें दिया गया है 4,5, आर 0,3 और कैपिटल एस हम मान लेते हैं H, K, ये था। बाकी के डायगोनल को मिला देते हैं। अभी हमें नहीं पता कि इनके मिड पॉइंट सेम है या नहीं है, फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। वो तो हम एक शर्त इसके ऊपर थोपेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जब आप कैपिटल एस को पाइए तो ऐसा पाइए कि ये जो शेप बना है क्वाड्रिलेटरल, ये या तो स्क्वायर हो या रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो। और मेरे दिमाग में एक ही थ्योरी है कि इन चारों ही केसेस में एक बात कॉमन होती है कि डायगोनल के मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। तो हम पहले मिड पॉइंट क्यू एस का निकालेंगे, फिर मिड पॉइंट पी आर का निकालेंगे और कहेंगे कि अगर तुमको इन चार में से एक बनना है तो ये मिड पॉइंट अलग अलग नहीं बल्कि सेम टू सेम होंगे, और कंपेयर करके एच और के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लिखते हैं इसके बारे में। मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू, सीधे देख लेते हैं, पी आर 1 + 0 / 2 दैट इज इक्वल टू 1/2, 2 + 3 / 2 यानी 5/2, ये मिड पॉइंट आया। इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू देख लेते हैं, एंड मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में h + k / 2, सॉरी h + 4 / 2, k + 5 / 2। अब उस शर्त को थोपते हैं कि हमारे पास दो मिड पॉइंट है, लेकिन अगर हमें इन चार केस में से एक बने रहना है तो ये दोनों मिड पॉइंट आपस में बराबर होंगे। लिखना, फॉर बीइंग स्क्वायर और रोम्बस और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम मिड पॉइंट मस्ट बी कोइंसिडेंट, मिड पॉइंट मस्ट बी कोइंसिडेंट। हर हाल में मिड पॉइंट को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा। चेक करते हैं, दैट इज, इसका मतलब पहला इसके बराबर है, यानी कि h + 4/2 = 1/2। सॉरी, अगला k + 5/2 = 5/2। जो कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट करके h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। पहली बार ये नीचे से खत्म हो गया तो इसका मतलब 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, k बराबर 0 मिलेगा, और यहाँ पर 4 उधर जाएगा, -4 और +1 दैट इज -3, implies that h is equal to -3 and k is equal to 0। ये पॉइंट हमको मिल चुका है। इसका मतलब दिस implies that when कैपिटल S is, या when का है के लिए ये शर्त तो हम लिख ही चुके हैं, सीधे सीधे हम कैपिटल S को लिख रहे हैं। कैपिटल S is -3, 0, यानी जिस दिन हम कैपिटल S की वैल्यू -3, 0 लेंगे उस दिन दिया गया क्वाड्रिलेटरल इन चार केसेस में से कोई एक होगा। ये तो हुई इस तरीके से निकालने की बात, ठीक। एक हमारे पास रास्ता और है, जब हमको ये चार केसेस दिए जाएं, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन चारों केस में से कहीं भी एक जगह पर हमको 3 वर्टेक्स दे दी जाए और चौथे वर्टेक्स की हमसे डिमांड कर दी जाए, तो
तो उसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमको कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, लेकिन ये याद रहे कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये बस इन्हीं 4 केसेस में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में, पैरेललोग्राम, इन्हीं 4 केसेस में लगती है, इसके अलावा ये काम नहीं करती। तो अब हमको यहाँ पर एक पॉइंट दिया जाता है, जैसे ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। मान लो ये पॉइंट हमें दिया जाता है x1, y1, इधर का पॉइंट हमको दिया जाता है x2, y2, ये पॉइंट हमें दिया जाता है x3, y3, और ये पॉइंट हमसे कहा जाता है, ये आप पता कीजिए h, k, ये कौन सा पॉइंट होगा। जब इस तरीके का केस बने तो हमको केवल एक काम करना है, बस हमें यहाँ जिस पॉइंट को पूछा गया है उसके डायगोनल में जस्ट अपोजिट पर हमको यहाँ खड़े हो जाना है। ये रहा, एक डायरेक्शन मेरी ये हो गई, और दूसरा अपने अगल बगल वाले पड़ोसियों को देखना है, ये पहला ये और दूसरा ये, इनके साथ इनका रिलेशन प्लस का है जबकि इनके साथ माइनस। समझते हैं इस बात को? ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे h और k की डिमांड की जा रही है तो h और k की डिमांड करते वक्त आपको पहली बात तो ये करना है कि h के ठीक सामने x2 y2 पर आकर के रुकना है, फिर x1 y1 और x3 y3, सॉरी ये उल्टा बना दिए, ये प्लस इधर नहीं होगा क्योंकि इसे निकालना है तो इसके पड़ोस में देखेंगे। hk के सामने ये मौजूद है, इनके साथ इनका रिलेशन पॉजिटिविटी का, इनके सामने ये मौजूद है रिलेशन पॉजिटिविटी का, और जो सामने मौजूद है इसका रिलेशन माइनस का, क्योंकि कोई किसी के सामने आकर के खड़ा हो गया तो इसका मतलब वो उसको चुनौती दे रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी है। अब हम h को लिख रहे हैं, यहाँ से सीधे लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू, जिनके साथ पॉजिटिविटी का रिलेशन है वो लोग जुड़ेंगे, x1 प्लस x3, और सामने वाला नेगेटिविटी के साथ माइनस x2, ये रहा h कोऑर्डिनेट। अगला इसी तरीके से k को निकालते हैं, k इज इक्वल टू, सामने आते हैं y1, ठीक, फिर सामने गए तो पॉजिटिविटी के साथ y3, क्योंकि ये इनके बगल बगल में है, जो लोग आपके बगल बगल में साथों साथ चलते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव सहारा है, लेकिन जो आपके सामने डट करके खड़ा हो जाए वो आपके लिए नेगेटिविटी है, तो इसका मतलब माइनस y3। ये होती है शॉर्ट ट्रिक चौथे वर्टेक्स को निकालने की। अगर हमें 3 वर्टेक्स पता हो, इस पर अगर अप्लाई किया जाए तो इसका हाल देखते हैं। कैपिटल P ये हमारे पास था 1,2, Q ये मेरे पास था 4,5, PQ, R की बात अगर करें तो R हमारे पास मौजूद था 0,3, और ये था H, K। अप्लाई करते हैं, सामने वाले के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, सॉरी बगल बगल वालों के साथ पॉजिटिव, और ठीक अपोजिट में जो सामने खड़ा है उसके साथ रिलेशनशिप नेगेटिविटी। देखना 1 प्लस 0, h की वैल्यू निकालना है, 1 प्लस 0 माइनस 4, 1 प्लस 0 माइनस 4, बोलो कितना आएगा, -3, पहला कोऑर्डिनेट -3 था। अगला देखते हैं k की वैल्यू 2 प्लस 3, 3 2 5, और ये -5, 3 प्लस 2 -5 दैट इज इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट 0। ये शॉर्ट ट्रिक केवल और केवल इन्हीं 4 केस में काम करती है, इसके अलावा इसको हर जगह पर अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं की जा सकती है, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की। हम वापस दोहरा रहे हैं, h के x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिस पॉइंट को या जिस वर्टेक्स को निकालना है उस वर्टेक्स के पास आकर के खड़े होइए, ठीक। दोनों साइड में हाथों को फैलाइए, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप अपने पड़ोस वालों को देखते रहेंगे कि पड़ोस वाले हमेशा आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, और जो सामने खड़ा होगा वो आपके लिए नेगेटिविटी लेकर के आएगा। तो बगल में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो जहां जहां पॉजिटिव है वहां पर x कोऑर्डिनेट आपस में जुड़ेंगे, और नेगेटिव वाला कोऑर्डिनेट ये घट जाएगा, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 पॉजिटिविटी के साथ, y3 पॉजिटिविटी के साथ, y1 प्लस y3 और माइनस y2, ये आ गया। ये चौथा वर्टेक्स निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं इसमें।
अगली प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें ये कंफ्यूजन होना कि अभी ट्राइंगल के एरिया को निकालने का फार्मूला तो लिखाया नहीं है, फिर इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर रखा गया है क्योंकि ये न्यूमेरिकल जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब तक मौजूद है उतनी इन्फॉर्मेशन से लगाया जा सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग देयर मीडियम, हैविंग देयर मीडियम find the area of the triangle having their median mutually perpendicular, and length of median P and small q. Length of median is P and स्मॉल q। ये कह रहे हैं आप उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए जिस ट्राइंगल के साथ दो बातें इन्होंने दे दी हैं। पहली बात इन्होंने दी हुई है कि जो ट्राइंगल है उसकी मीडियन आपस में उसकी मीडियन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक बात। अच्छा, ये बात यहाँ पर नोट करने की है, ये इस न्यूमेरिकल में कहा गया है। बाकी किसी ट्राइंगल, मीडियन की हिंदी होती है माध्यिका। अभी हम इसको लिखा दे रहे हैं, ये होता क्या है। नॉर्मली इसको लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम एक कॉर्नर पर लिखा देते हैं। जैसे एक ट्राइंगल दिया गया है तो ट्राइंगल के वर्टेक्स से खींची गई लाइन जो कि इस सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी ये दोनों टुकड़ों की लंबाई आपस में एक बराबर हो, ये मीडियन कहलाती है। ये फिर वापस इस वर्टेक्स से खींची गई लाइन अगर इस सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो ये मीडियन है। इधर से खींची गई लाइन अगर इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ये फिगर चूंकि उल्टा पुल्टा बनाए इसलिए ऐसा लग नहीं रहा, तो ये और ये जिस दिन ये आपस में बराबर बराबर काटे या सीधे से एक लाइन में कहें, वर्टेक्स से खींची गई लाइन जो कि सामने वाली साइड को या ठीक सामने मौजूद साइड को बाइसेक्ट करती है, आधा आधा कर देती है, वो लाइन आपकी ट्राइंगल की मीडियन या माध्यिका कहलाती है। सॉरी, और मीडियन यानी माध्यिका एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं, इस पॉइंट को केंद्रक या सेंट्रॉइड कहा जाता है, इसे सेंट्रॉइड कहा जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उसको हम अभी लिखा दे रहे हैं तुरंत। हाँ, मीडियन यहाँ अपने न्यूमेरिकल में जो दिया गया है वो ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल है उसकी मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन ये सिर्फ इस न्यूमेरिकल तक की बात है, आमतौर पर मीडियन के बीच बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक, इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जो इस तरीके से है, हैविंग देयर मीडियन, जो अपनी माध्यिकाओं को रखता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत रखता है, पहली बात। दूसरी बात, एंड लेंथ ऑफ मीडियन इज स्मॉल p एंड स्मॉल q। तीन माध्यिका होती है, दो दिया है और दोनों की लेंथ दिया हुआ है, पहले की लेंथ स्मॉल p, दूसरे की लेंथ स्मॉल q। जिन लोगों को मीडियन नहीं पता है वो लोग एक फिगर बना करके मीडियन के बारे में लिख लें। हम बेसिकली तीन बातें जो यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, हालांकि इस्तेमाल हम सिर्फ दो बात करेंगे, एक बात तो केवल मीडियन की डिफिनीशन है। ये ट्राइंगल है और यहाँ वर्टेक्स से हमने एक लाइन को ट्रेस किया और हम मान रहे हैं कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दो लाइन लिखने का मतलब, दो लाइन इस तरह कट करने का मतलब है कि इस हिस्से की और इस हिस्से की लंबाई आपस में बराबर है। ठीक, एक तो ये हुआ, इसी तरीके से हम दूसरा भी बना दे रहे हैं। ये इस हिस्से की लंबाई और इसकी बराबर, इसी तरीके से सामने वाला खींचेंगे तो दोनों हिस्से की लंबाई आपस में एक बराबर होगी। लिख लेना इसे, हिंदी में ही लिख लेना। वर्टेक्स से खींची गई, वर्टेक्स से खींची गई, जिन लोगों को ये याद है
वो लोग इसे बिल्कुल ना लिखे, वो लोग वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। वर्टेक्स से खींची गई लाइन जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे यानी आधा करे, बाइसेक्ट करती है, मीडियन कहलाती है। मीडियन यानी माध्यिका। मीडियन कहलाती है। ये पहली बात है। अभी हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की शुरुआत नहीं किए हैं, अभी केवल और केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बस हम ये मान करके चल रहे हैं कि इस वीडियो को वो लोग भी देखेंगे जिनको ये सारी चीज़ें भूल गई हैं, इसीलिए हम एक छोटी छोटी चीज़ बता रहे हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा एकदम हल्की फुल्की बातें हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको आता है उनके लिए सजेशन यही है, वो वीडियो लेकर के आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ने के बाद अपने हिस्से को देखें। ठीक, यहाँ हम ये मान करके पढ़ा रहे हैं कि जो भी वीडियो के पास आ रहा है उसको बेसिक नॉलेज भी भूला हुआ है, तब पर भी उसका काम यहाँ से चल सकता है। एक बात। दूसरी बात हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे उसे हम लिख दे रहे हैं। ठीक, दूसरी बात वही है कि किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन यानी तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं उस पॉइंट को केंद्रक या सेंट्रॉइड कहा जाता है। लिखना, मीडियन एक दूसरे को सेंट्रॉइड पर काटती हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, पहली बात सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन है, दूसरी बात एक प्रॉपर्टी है कि मीडियन या माध्यिकाएं एक दूसरे को हमेशा केंद्रक पर काटती हैं यानी सेंट्रॉइड पर काटती हैं। एक तीसरी बात लिखना। तीसरी बात यह है कि जो आपका सेंट्रॉइड होता है, अब हम इसकी बात करें, सेंट्रॉइड की बात, यानी इसका फिगर अगर देखा जाए तो इसका फिगर कुछ ऐसा है। ये ट्रायंगल है ABC और ये मीडियन खींची गई है, तो ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं इसी पॉइंट को केंद्रक कहा जाता है और इसी की इंग्लिश होती है सेंट्रॉइड। ये हिस्सा हुआ। अगली बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी का हम इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। मतलब जिसको ये बात भूल गई वो इस न्यूमेरिकल को नहीं निकाल सकता है। अगली दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, इस बात पर ध्यान देना। जैसे अगर एक ट्रायंगल दिया गया है और ये लाइन उसके लिए मीडियन का काम करती है, तो हम मान करके चल रहे हैं अगर यहाँ पर सेंट्रॉइड कैपिटल G मौजूद है तो सेंट्रॉइड कैपिटल G मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। हम वापस दोहरा रहे हैं, केंद्रक माध्यिका को हमेशा 2:1 के अनुपात में काटता है। इंग्लिश में कहें तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। लिख रहा है ऐसी बात, यानी ये बात केवल एक मीडियन के लिए नहीं, किसी भी मीडियन के लिए। अब जैसे ये कैपिटल A है और हम मान के चले ये M है, तो निश्चित तौर पर जो AG/GM होगा वो होगा 2/1। अगली बात, अगर हम यहाँ से इस हिस्से से जाते हैं तो अब की बार हम इसको M मान रहे हैं, ये B हो गया। हमेशा यहाँ से शुरुआत करेंगे, वर्टेक्स से शुरुआत करते हैं तो वर्टेक्स की तरफ वाला हिस्सा 2 है और इधर वाला हिस्सा 1 है, तो इसका मतलब BG डिवाइडेड बाई GM इज इक्वल टू अगेन 2/1। इसी तरीके से हम इधर से आते हैं, CO करते हैं, तो ये हो गया CG/GO इज इक्वल टू अगेन 2/1। हमेशा जब चलने की शुरुआत करेंगे तो ध्यान रखना है वर्टेक्स की तरफ से चलेंगे। वर्टेक्स की तरफ से मीडियन को खींचा, ये मिड पॉइंट हो गया है इस दिए गए लाइन का, तो कहा जाता है कि सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। लिखते हैं इसी बात को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिना इसके ये न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है। लिखना, सेंट्रॉइड
सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 से डिवाइड करता है, फिगर बनाना चाहे कोई तो कॉर्नर पर फिगर वो बना सकता है। ये रहा, बीच में ये सेंट्रॉइड जी है, ये 2 और ये 1, ए एम बी सी। पहली प्रॉपर्टी, मीडियंस एक दूसरे को यानी माध्यिकाएं एक दूसरे को केंद्रक पर काटती हैं। दूसरी बात, सेंट्रॉइड कभी भी मीडियन को डिवाइड करता है तो हमेशा 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात ध्यान रखना, जैसे एक ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का अगर हमें केंद्रक पता लग जाए, मान लिया यही इसका केंद्रक कैपिटल जी है और केंद्रक से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन खींची जाए, ये और ये, तो अगर गौर करें तो केंद्रक कैपिटल जी ने यानी सेंट्रॉइड कैपिटल जी ने मेरे दिए गए ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ये है ए बी सी, पहला ट्राइंगल मिलता है ए जी बी, दूसरा ट्राइंगल मिलता है बी जी सी, तीसरा ट्राइंगल है ए जी सी। और प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड किसी दिए गए ट्राइंगल को हमेशा 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है। मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, ये तीनों आपस में एक बराबर होते हैं। यानी अगर आपको इस हिस्से का एरिया क्षेत्रफल पता चल गया और आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो केवल इतने का आपको 3 गुना कर देना है, बस। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको एरिया ही कैलकुलेट करना है। लिख रहे हैं इस बात को, फिगर यही रहेगा, लिख देना। सेंट्रॉइड कैपिटल जी, सेंट्रॉइड कैपिटल जी ट्राइंगल एबीसी को, ट्राइंगल एबीसी को 3 इक्वल एरिया वाले, 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ट्राइंगल में बांटता है या डिवाइड करता है, जो भी मन रहे, बांटता है। ये 2 प्रॉपर्टीज जिनका हम इस्तेमाल करेंगे वो यही है, पहली 2:1 वाली और दूसरी कि वो इनको 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ये इतना नोट कर ले। अब सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल में कहा गया है, 2 बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि 2 मीडियन की हमको लेंथ दी गई है, स्मॉल पी और स्मॉल पी। और दूसरी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि मीडियंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कुछ ऐसा किस्सा है अपना, ये रहा, ये पहला मीडियन है, ये सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगे। इस मीडियन की लंबाई हम स्मॉल पी मान लेते हैं। दूसरा मीडियन हमें यहां पर दिया गया है, ये हमारा सेंट्रॉइड है कैपिटल जी। ट्राइंगल है ए बी सी।
ध्यान देना, हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी और हमें दो ही मीडियम दिया गया है। तो पहला मीडियम हमने ये वाला हिस्सा ले लिया, अभी हम इसका नाम दे दे रहे हैं। पहला ये हुआ, मान लिया ये ए एम है, दूसरा ये बी एन है, ठीक, नाम लिख देते हैं इसका, ये ए एम ले लेते हैं और इसको बी एन ले लेते हैं और सेंट्रॉइड को हम कैपिटल जी कह देते हैं। इसकी लेंथ हमको स्मॉल पी दी गई है, ध्यान देना, ये रहा, मान लिया ये है बी एन, तो इस टोटल की लेंथ स्मॉल पी दी गई है और हमको पता है इसी दिए गए मीडियम पर बीच में कौन बैठा है, सेंट्रॉइड बैठा है, यहाँ पर कैपिटल जी बैठा है। तो हमको पता है कि सेंट्रॉइड दिए गए मीडियम को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जब ये 2:1 में डिवाइड करता है तो सोचो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, स्मॉल पी है, और 2:1 इसका मतलब टोटल 3 टुकड़े आए, 2 टुकड़ा एक तरफ रोका गया, एक टुकड़ा एक तरफ रोका गया। तो इधर वाले हिस्से की जो लेंथ होगी ये होगी 2p/3 और इधर वाले हिस्से की जो लेंथ होगी वो सिंपली होगी p/3। जरा दोनों को डिवाइड करो, 2:1 का मिलेगा, यानी अगर हम करें 2p/3/p/3 तो p/3 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 2:1। ये हिस्सा बना। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ BG 2p/3 होगी और लेंथ ऑफ GN p/3 होगा। रीजन, 3 टुकड़े मारे गए, 3 टुकड़े में इधर 2 टुकड़ा रुक गया, इधर 1 टुकड़ा रुक गया, तो इधर के हिस्से में आया 2p/3, उधर के हिस्से में गया 1p/3 और टोटल देखा जाए तो टोटल कितना हो गया p। ये हिस्सा। इसी तरीके से इन पर आते हैं AM पर। तो AM की बात करें तो देखना, जैसे ये AM है और यहाँ बीच में कहीं पर सेंट्रॉइड कैपिटल G बैठा हुआ है, हमें पता है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, स्मॉल q, और वापस सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। अगर 2:1 में डिवाइड करेगा तो इतने हिस्से की अगर बात करें, ये AG इतने हिस्से की बात, तो ये हुआ 2q/3 और इतने हिस्से की बात करें तो ये हो गया q/3। जरा डिवाइड करें इन दोनों को, यानी AG/GM इज इक्वल टू, AG की लेंथ है 2q/3/GM की लेंथ है q/3, q/3 कैंसिल आउट, दैट इज 2:1। ये बात सही है। शुरुआत करते हैं इसी से। यानी आज की तारीख में एक बात तो तय हो गई, ये इतना हिस्सा जो है ये है 2q/3 और ये इतना हिस्सा जो है इसको हम यहां पर लिखते हैं, ये हमारे पास है 2p/3। इतना हिस्सा ये p/3 है, G से लेके n तक, अभी हम इसको अलग से लिख दे रहे हैं, और ये इतना हिस्सा ये नीचे वाला GM ये हमारे पास है q/3। फिगर थोड़ा छोटा हो गया होगा, बाय द वे अगर किसी को स्पीकर को देखने में दिक्कत आ रही है इसको बड़ा बना देते हैं। अब इसे ये अलग आधा आधा मानना है, ये और ये लेंथ बराबर है, हालांकि फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा है, इधर से ये रहा, तो ये जो लेंथ आई ये AG, इस लेंथ को हमने यहां पर लिखा है 2q/3। तो ये जो इतनी हिस्से बचे G से लेके M तक की लेंथ, ये इतना हिस्सा बचा q/3। इसी तरीके से B से लेकर के G तक का हिस्सा हमारे पास है 2p/3, तो G से लेके N तक का हिस्सा हमारे पास केवल और केवल है p/3। ये फिगर है AB। फटाफट इस फिगर को बनाने शुरुआत करते हैं लगाने की। और ये सारी बातें केवल हम इसलिए लिख पाए क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सॉल्यूशन लिखते हैं अब हम। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन जो हमें न्यूमेरिकल में दी गई, हमें न्यूमेरिकल में कहा गया कि मीडियन म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दुनिया कहती है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, और अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो सोचो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है AGB, राइट एंगल ट्राइंगल AGB। शुरुआत करते हैं इसी बात की। इसमें 2 फिगर बनेंगे, एक फिगर तो ये बनेगा जो हमने लेंथ निकालने के लिए इस हिसाब से बनाया है, दूसरा फिगर ध्यान देना इसका कैसा बनेगा। दूसरा फिगर होगा ये रहा। अब तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये G है, ये A है, ये B है, और ये एंगल है अपने पास 90 डिग्री।
90 डिग्री। इतने हिस्से की लेंथ हमको पता है, इतने हिस्से की लेंथ हमने निकाल ली है 2q/3 ये रहा। और इस हिस्से की भी लेंथ हमको पता है, ये इस हिस्से की लेंथ है 2p/3, यानी इसकी लेंथ किसी ने मांगी तो 2p/3। और गौर करो इसको हम ऐसे डॉटेड मिला देते हैं, ये रहा। फिर वापस वो प्रॉपर्टी आ गई कि सेंट्रॉइड दिए गए ट्राइंगल को 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है। जितना एरिया इसका वही एरिया इसका, वही एरिया इसका। ये बताओ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमको बेस भी पता है, इसमें हमको हाइट भी पता है, यानी परपेंडिकुलर ये भी पता है, बेस पता, हाइट पता, 1/2 और लगा देंगे, अपने आप इसका एरिया निकल आया। और इसका एरिया निकल आया तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि सेंट्रॉइड इसको 3 इक्वल एरिया में बांटता है। पहले ट्राइंगल का एरिया निकल गया, इसका 3 गुना कर दें, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल चुका है। ये दोनों फिगर साइड बाई साइड बना लेना। पहला फिगर केवल हमने लेंथ पता करने के लिए बनाया है, दूसरा फिगर मेरा मेन फिगर है जो न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। और अब हम लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, तुम लोग अपना फिगर बनाते रहो, सॉल्यूशन में लिखना। लेट लेंथ ऑफ मीडियम AM, लेट लेंथ ऑफ मीडियम AM इज इक्वल टू स्मॉल q। माना जो मीडियम AM है इसकी लेंथ स्मॉल q है, ठीक। देन AG बराबर, देन AG इज इक्वल टू 2:1 की थ्योरी से 2/3q ये होगा। इसी तरीके से इनकी बात करते हैं BM की, लिखना लेट लेंथ ऑफ मीडियम BM is equal to small p, then BG is equal to 2p/3। इसलिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AGB। फिगर मेरे ख्याल से बन गया होगा, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। ये याद रखना, बेस 2q/3, परपेंडिकुलर और ये हाइट 2p/3, ठीक है। Therefore एरिया ऑफ मेन ट्राइंगल की बात पहले लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 3 इंटू 3 गुना होगा इस ट्राइंगल के एरिया के, ये रहा ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया का 3 गुना, 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB और AGB एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए होगा दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इंटू 2q/3 इंटू 2p/3। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, यानी कुल मिलाकर 2pq/3 दैट इज इक्वल टू 2pq/3। ये एरिया निकल करके आया है। अगला न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी तरह होगा, थोड़ा सा उसमें फर्क है, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन ट्रैक बिल्कुल यही रहने वाला है। यानी इसी 2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम अगले वाले में भी करेंगे।
अगला न्यूमेरिकल नोट करते हैं। प्रॉब्लम है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC if साइड BC इज इक्वल टू 2। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें साइड BC की लेंथ हमको दी गई है 2, साइड AC की लेंथ दी गई है AC इज इक्वल टू 3। दो साइड की लेंथ हमें बता दी गई है BC एंड AC, एंड मीडियन और माध्यिका के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मीडियन AD पहली माध्यिका और दूसरी BE, ठीक, आर सच दैट, ये इस तरीके से हैं, आर सच दैट, इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना। एक ट्राइंगल ABC जिसकी दो साइड पता है, BC की लेंथ 2 दी गई है, AC की लेंथ 3 दी गई है, दो मीडियन है AD और BE। इन दोनों मीडियन के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों माध्यिकाएं AD और BE इस तरीके से हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BE, AD परपेंडिकुलर टू BE। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to question mark। लास्ट टाइम मीडियन की लेंथ दे दिया था, लेंथ हमको P और Q पता थी तो हम 2:1 वाला कॉन्सेप्ट लगा लिए थे। आज की तारीख में अब हमको यहाँ पर लेंथ नहीं पता है, तो कुछ भी करके हमको काम तो वही करना है कि हम 2:1 का कॉन्सेप्ट लगा सकें। शुरुआत करते हैं लगाने की। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देते हैं कि अगर हमको मीडियन की लेंथ नहीं पता तब का किस्सा कुछ ऐसा होता है। फिगर अभी मत बनाना, देखते रहो केवल। मान लिया ये ट्राइंगल हमको दिया गया है, हम अपनी मर्जी से इसके लिए मीडियन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये मीडियन आया, ये दोनों लेंथ आपस में एक बराबर होंगी। फिगर में ऐसा है कि उल्टा पुल्टा बन जा रहा है तो इसलिए बराबर दिख नहीं रही है, ये दोनों लेंथ आपस में एक बराबर है। अच्छा, अगली बात, हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ कहीं पर सेंट्रॉइड मौजूद है कैपिटल G, और हमें ये पता है कि सेंट्रॉइड इसको हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम सीधे तो ये बोल नहीं सकते कि क्या होगी, हम अपनी मर्जी से मानते हैं। माना इतने हिस्से की लंबाई यानी A से लेकर के G तक की लंबाई 2 लैम्डा है और G से लेकर के M तक की लंबाई लैम्डा है। इसलिए क्योंकि आप जरा देखो AG अपॉन GM, जिस दिन इसे किया जाएगा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 2:1। ये रहा। तो मानने में हमको यही चालाकी करनी है कि पहला मीडियन हम मानेंगे A से लेकर के M तक, ऊपर का हिस्सा हो जाएगा 2 लैम्डा, नीचे का हिस्सा हो जाएगा लैम्डा, और इसी तरीके से अगला वाला हिस्सा ये G से होकर के पास हो रहा है। तो इतने हिस्से के लिए हम मान लेते हैं 2 म्यू और इतने हिस्से के लिए मान लेते हैं म्यू। एक बार फिर से 2 म्यू अपॉन म्यू दैट इज इक्वल टू 2:1, यानी ये हो गया B से लेकर के M तक का हिस्सा। अब मेरा काम एक होगा कि अगर हम किसी भी तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, इस मीडियन की लेंथ हमको पता चल जाएगी जो पिछली बार स्मॉल क्यू दी गई थी। इसी तरीके से अगर म्यू की वैल्यू निकालें तो 2 म्यू प्लस म्यू करते हुए हमें ये पिछली बार वाली लेंथ क्यू मिल जाएगी। हो सकता है बीच रास्ते में इनकी वैल्यू निकालते वक्त हमको ये वैल्यू लैम्डा और म्यू निकालने के बाद ऐसा कुछ करना है पड़े इसको जोड़ने की नौबत आए। चेक करके देखते हैं। कुल मिला के थीम मेरा यही होगा कि हम ऊपर के हिस्से को 2 लैम्डा और नीचे को लैम्डा मानेंगे, जिससे 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2:1 मिले। इसी तरीके से BG को 2 म्यू और GN को म्यू मान लेंगे, जिससे 2 म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू 2:1 अगेन मिले। इस प्रॉपर्टी को हम छोड़ नहीं सकते, यही प्रॉपर्टी हमारे लिए ताराभार का काम करेगी। शुरुआत करते हैं। फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसके लिए, क्योंकि जो और इंफॉर्मेशन दी गई है लैम्डा और म्यू की वैल्यू को निकालने में यही इंफॉर्मेशन अपना काम करने वाली है। ये ट्राइंगल दिया गया है, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ABC।
ए बी सी। अब यहां से दिमाग चलाते रहना सब लोग। BC की लेंथ हमको 2 दी गई है, यानी अगर हम इस पूरे को देखें, ये पूरी लंबाई हमको पता है 2। एक बात। दूसरी बात, जिस दिन मीडियन इस लाइन को कट करेगा उस दिन वो इसको बाइसेक्ट करेगा। ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं, बस ऐसा बना दिया है। तो उस दिन ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। ये हो जाएगी 1। ठीक। अगली बात, ये तो पहला मीडियन आया, AM बोल देते हैं इसको। इसी तरीके से दूसरे वाले मीडियन की बात करते हैं, या इन्होंने दिया हुआ है AD, तो AM नहीं AD बोलते हैं। ठीक। इसी तरीके से दूसरा मीडियन BE होगा, यहां से ये BE जहां आकर के टकराया है, ये E है। E इनको 2 हिस्से में डिवाइड करेगा। ध्यान दो, AC की लेंथ दी गई है, AC की टोटल लेंथ 3 है, ये लेंथ हमें दी गई है, ये 3 है। तो जब ये मिड पर काटेगा तो इतना हिस्सा हो गया हमारे पास 3/2, और इसी तरीके से ये हिस्सा हो गया 3/2। ये AE 3/2 है, BD 1 हो चुका है, और इसको हम सेंट्रॉइड मान लेते हैं। दिस इज द कैपिटल G। अगली बात, 2:1 वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इसको हम मान लेते हैं, ये हिस्सा 2 लैम्डा, इधर का हिस्सा लैम्डा। इस हिस्से की बात करें तो 2 म्यू, और इधर की बात करें तो म्यू। अगली बात, इन्होंने कहा है AD एंड BE, ये जो माध्यिकाएं हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एक बार फिर से ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो सोचो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कुल मिला के मेरे जिम्मे 2 राइट एंगल ट्राइंगल चढ़ चुके हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल है AGB, और दूसरा है AGE। 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, जिनमें साइड की अगर बात की जाए तो सोचो इसकी साइड 3/2, ये हो गया लैम्डा इतना हिस्सा, और ये हिस्सा हो गया AG। और इसमें ध्यान देने की बात है, ये लाइन और ये लाइन और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस यानी विकर्ण की बात करें तो ये वाला हिस्सा हाइपोटेनस होगा। इनमें देखते हैं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला हिस्सा हाइपोटेनस होगा। और अब हम इन दोनों ट्राइएंगल पर पाइथागोरस की प्रमेय को अप्लाई करते हुए लैम्डा और म्यू के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सॉल्विंग की। लिखना सॉल्यूशन। सिंस कैपिटल G, सेंट्रॉइड की बात करते हैं, सिंस कैपिटल G डिवाइड AD in 2:1, in 2:1। ये हमें पता है कि सेंट्रॉइड माध्यिका AD को 2:1 के अनुपात में काटता है। सो लेट, इसलिए हम मानते हैं, सो लेट AG इज इक्वल टू 2 म्यू, और AG अगर 2 म्यू है तो GD इज इक्वल टू म्यू। ये हो गया। जिनको दिक्कत हो बाद में ये हो कि भूलने का डर है, वो लोग लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट AG अपॉन GD इज इक्वल टू 2:1, या 2/1 कर दें। ठीक। अगली बात कर लेते हैं इसी तरीके से दूसरी वाली माध्यिका BE की, लिख देना सिमिलरली फॉर BE, सिमिलरली फॉर BE। इसी तरीके से BE के लिए देखा जाए तो BG बराबर देखो, BG इज इक्वल टू हमने माना है 2 लैम्डा, और अगला है GE इज इक्वल टू लैम्डा, एंड अगेन दिस इंप्लाइज दैट BG अपॉन GE इज इक्वल टू 2/1। अभी तक ये केवल वो बात हुई कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा रहे थे कि जो माध्यिका, जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में काटता है। अब मेरा मेन टास्क है लैम्डा और म्यू की वैल्यू को निकालना। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू को निकालने के लिए हमें लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन निकालना होगा। चेक करते हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल देखना, AGE, और दूसरा
जी बी इन दोनों पर काम करते हैं। हम वापस बता रहे हैं, ये फिगर दिखने में ऐसा लग रहा है कि 90-90 नहीं है, लेकिन हम इसको बाई प्रॉपर्टी लिखे हैं कि ये माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। तो पहला मीडियन और दूसरा मीडियन एक दूसरे को 90 पर काटा है, ये एंगल 90 तो ये एंगल भी कितना 90, तभी तो पूरी लाइन पर 180 बन रहा है। ठीक, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो अब इसको हम काट करके बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखना, ये रहा, ये एंगल 90, चूंकि दो राइट एंगल ट्राइंगल है हम दोनों बाहर निकाल दे रहे हैं। ये एंगल 90, पहले हम इसको लिख दे रहे हैं। तो बेस एंगल ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये किस पर है, जी पर, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आई है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर ये है ए जी, ये मौजूद हुआ। तो इसका मतलब जी से इधर ये हो गया बी, और हाइपोटेनस का काम किसने किया, ए बी ने किया, ये हिस्सा हुआ। ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल मिला। इसी तरीके से दूसरे वाले को अगर देखा जाए तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ए जी परपेंडिकुलर है जी ई के, तो ये हिस्सा हुआ ए जी और ये हुआ जी ई, ए जी और ये ई, दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे सामने मौजूद हैं। साइड बाय साइड इनकी लिख लेते हैं जो दी गई है। ए जी को अगर देखा जाए तो ए जी कितना है 2 म्यू, यानी ये हिस्सा हुआ 2 म्यू। इसी तरीके से अगर जीबी को देखा जाए तो जीबी कितना है 2 लैम्डा, 2 म्यू 2 लैम्डा। और हाइपोटेनस की अगर बात की जाए तो क्या हाइपोटेनस यहाँ पर हमें पता है, फिलहाल तो इस हिस्से में हमको कुछ नहीं पता। अगला देखते हैं बगल वाले में क्या हाल चल रहा है। बगल वाले में देखा जाए तो ये कितना होगा ए जी 2 म्यू, ये हो गया 2 म्यू। अगला देखते हैं जी ई, तो जी ई हमारे पास मौजूद है लैम्डा, और इनको अगर देखा जाए तो ये मिला हमारे पास 3/2। ठीक, अब एक चीज ध्यान देते हैं, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को ले रहे हैं ए जी बी तो मेरा काम नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर इस जो हाइपोटेनस बन रहा है, इस हाइपोटेनस की हमको लेंथ नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी हो। जब तक ये लेंथ नहीं पता तब तक लैम्डा और म्यू में कोई रिलेशन नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब इस बात अगर हम इसको लेकर के चलते हैं तो मेरा काम होने वाला नहीं है, तो अगला काम मेरा इससे होने वाला है, ये मौजूद रहा। ठीक, यहाँ पर फिर देखें तो पहली मीडियन दूसरी मीडियन एक दूसरे की 90 है, ये 90 डिग्री एंगल। हम वापस बोल रहे हैं ये फिगर कुछ इस तरीके से बना है कि ये 90 लग नहीं रहा, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि एंगल 90 है। बनाने वाले लोग इसको सुधार करके अपने हिसाब से बना लेंगे कि दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं। ये 90 है तो पूरी लाइन पर 180 का एंगल बनता है, ये भी ऑटोमेटिकली 90 होगा। तो हम इसको लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ हमको इसकी लेंथ पता है 1, इसकी 2 लैम्डा, इसकी भी तीनों साइड पता है। चलो इसको उठाते हैं। तो ऐसे केस में हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, बीडी करेगा। चलो हाइपोटेनस ये बीडी, इसको हम डी कह देते हैं, सुधार हो गया। अगला ये तो हो गया बीडी हाइपोटेनस का काम, और बीजी परपेंडिकुलर है जीडी के, ये देखना बीजी परपेंडिकुलर है जीडी के, ये मिल चुका है, और इसकी लेंथ अपने पास 1 है। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से मेरा काम आसान हो चुका है। लिखते हैं इसको फ्रॉम, अगर ऊपर का हो गया तो ऊपर का हम हटा देते हैं। लिखना फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों में से कोई भी एक उठा करके चलते हैं क्योंकि हमको बारी बारी दोनों लेना है। पहले हम इसी को ले लेते हैं बी जी डी, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल बी जी डी। पाइथागोरस की थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस की थ्योरम से देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कहीं साइड की गड़बड़ी ना हो कहीं पर लिखते वक्त। डी जी मेरे पास 2 म्यू, डी से लेके जी तक ना गड़बड़ी है, म्यू है ये केवल, डी जी सिर्फ म्यू। और इसको चेक कर लेते हैं जीबी कितना है 2 लैम्डा, बस ठीक। इसका हिस्से में देख लेते हैं 2 म्यू ए जी अपने पास 2 म्यू है, और जी ई ये अपने पास लैम्डा, बाकी सारी बात सही है। यहाँ पर एक गलती थी, इसे सुधार लेना, ये 2 म्यू था, ये केवल म्यू होगा। पहले वाले में देखते हैं तो बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हमें पहला रिलेशन मिलता है म्यू स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 पहला मिला। इसी तरीके से फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल दूसरा ले रहे हैं AGE, इस पर आते हैं 2 लैम्डा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल 2 म्यू का होल स्क्वायर दैट इज 4 म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और ये 9/4। इक्वेशन नंबर 2। मेरा अगला काम होगा इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू को निकालना। शुरुआत करते हैं। सॉल्विंग दीज टू, इन दोनों को सॉल्व करने पर, चलो सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। हम एक साथ ले रहे हैं दोनों को। पहला है म्यू स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा है 4 म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। एक काम करते हैं, पहले में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना बन गया 4 म्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 लैम्डा स्क्वायर और ये हो जाएगा 4। घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, 16 में से 1 कम 15, 15 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 9/4, 4 चौक 16, 16 में से 9 निकाल दो तो 9 1 10 6 16 7, यानी कि दिस इज इक्वल टू 7/4, यानी 15 लैम्डा स्क्वायर हमको मिल चुका है 7/4। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/60, 15 चौके 60, यानी लैम्डा इज इक्वल टू हमको मिल चुका है √7/60। ये पहली वैल्यू आई। हम इसको सीधे लिखते हैं, सॉल्विंग दीज टू लैम्डा इज इक्वल टू √7/60, एक वैल्यू है। अब अगला हम निकालने चल रहे हैं म्यू की वैल्यू। ध्यान देना, हम फिर इन दोनों से काम करें। पहले में 4 का मल्टीप्लाई किए थे ना, उसको हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 1 था और ये इक्वेशन अभी भी बरकरार है, 4 म्यू स्क्वायर। अब की बार हमको एक काम कर सकते हैं, चाहे तो लैम्डा की वैल्यू सीधे सीधे रख दें तब भी कैलकुलेट हो जाएगा, और चाहे हम वापस फिर से वही उतना काम कर लेते हैं। देखना, अब की बार नीचे वाले में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4 चौक 16 म्यू स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस माइनस, इस बार ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। ऐड करो इनको, इन्हें ऐड करेंगे तो -15 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो इधर के हिस्से में कितना चढ़ेगा -9 + 1 दैट इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, म्यू इज इक्वल टू √8/50, ये म्यू की वैल्यू आती है। इसको भी हम यहीं पर लिख देते हैं, म्यू इज इक्वल टू √8/50। मेरा काम हो चुका है, बस अब एरिया कैलकुलेट करना है। यानी अब अगर सही सलामत देखा जाए तो हमको ये मिल चुका है, ध्यान देना, ये 2 म्यू का मतलब ये हमको मिल चुका है 2 √8/50। अच्छा, 2 लैम्डा का मतलब 2 × √7/60। सोचो, हमें बेस मिल चुका है, हाइट मिल चुकी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मिल चुका है, और हम अगली प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेंट्रॉइड इसको 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में बांटता है, तो ये एक ट्राइंगल निकाल लो, इसका 3 गुना हो चुका है। लिख देते हैं इसी बात को। सो बी है, एक बार पूरा फिगर फिर से इसको बना दे रहे हैं, ये ऐसा कुछ। अब आज की तारीख में हमको ये और ये पता है, और इस पे हम डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं, ये रहा, ये A B C
अब ये लेंथ हमको पता है, ये लेंथ हमारे पास है 2√8/15, ये इतना हिस्सा, इसकी वैल्यू पता है 2√7 इसको कर दे रहे हैं 2√7/60 और इसकी वैल्यू पता है 2√8/15। ठीक, एरिया कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट। लिखना therefore area of triangle ABC, area of triangle ABC is equal to 3 times of the area of ये right angle triangle AGB, area of triangle AGB, यानी this is equal to 3 into 1/2 r, ठीक, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट करो फटाफट, 3 into 1/2 इंटू बेस ये रहा 2√8/15, 2√8/15 इंटू हाइट 2√7/60। ध्यान दो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6, दैट इज इक्वल टू 6 √8/15 इंटू √7/60। अब इसको और आगे कैलकुलेट करने का मन हो तो और आगे कैलकुलेट करो, अदरवाइज इतने पर छोड़ देना, ये आंसर है। लिख दो इसे फटाफट। इसी पर इसको रोकते हैं। अब इसके बाद अगले कुछ और न्यूमेरिकल होंगे तो वो आगे रहेंगे और फिर इसके नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इस पे इतना ही रोक रहे हैं।